वेलकम टू अदर वीडियो। यह है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 2 और 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन के। तो अब तक डॉक्टर स्टोन में ये लोग गेहूं बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसका मतलब अब चांस है इनके पास ब्रेड बनाने का, जिसकी कोशिश ये लोग करते हैं और इन्हें खुद पसंद नहीं आती अपनी वो कोशिश, क्योंकि वो ब्रेड दिखने में ब्रेड से ज़्यादा गोबर कपड़ा लग रहा था। लेकिन क्रोम और कोहाको को ये बात नहीं पता होती और लोग उसको खा रहे होते हैं, जो उनको फिर भी सही लगता है क्योंकि इन्हें नहीं पता रियलिटी में ब्रेड कैसा होता है। तो भले इनके पास ओवन हो, लेकिन इनके पास स्किल नहीं है, जिसके लिए इन्हें चाहिए कि स्किल्ड शेफ, मतलब इन्हें एक शेफ को रिवाइव करना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि इनके पास कोई रिवाइवल फ्लूइड नहीं पड़ा, लेकिन रियूशी जानता है कि किसी के पास वो हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं उस शख्स के पास जिसके पास वो फ्लूइड हो सकता है, जिसके लिए वो लोग बात करते हैं फॉर्मर जर्नलिस्ट से, जिसके पास हो सकता है फ्लूइड क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है लोगों के बारे में और उसने छुपा के रखा हुआ फ्लूइड, जिसके बदले उसको वादा किया जाता है कि इस चीज़ को लेकर जो उसको मिल सकती है। पर फिर भी हैरानी की बात यह है कि क्या सेंकू वो बना पाएगा, जो एक तोहफा होगा एक रिपोर्टर के लिए। तो क्या हो सकता है वो, तो ये जान पाइए उस बारे में और देती है इन्हें वो रिवाइवल फ्लूइड जो काफ़ी कम मात्रा में होता है लेकिन इसके पास होता है। तो मिनामी के हेल्प से रिवाइवल फ्लूइड लेके ये लोग रिवाइव करने जाते हैं फ्रांसिस को रिवाइव करने, जो कि बटलर था रियूशे का, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बटलर था, मोस्ट डिमांडिंग बटलर था और सब कुछ इनके लिए बनाया करता था, मतलब बटलर स्लैश शेफ भी था वो। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल। बस उनके पास एक कपड़ा है जो कि बोला था रियूशे ने कि इस तरह का कपड़ा उसके लिए बना के ले चलो, जो उसने रिवाइव होते झट से पहन लिया और पता भी नहीं चला। और अब भी हम डाउट में कि ये मेल है या फीमेल, जो उनका शुक्रिया अदा करता है और ढूंढने निकलता है रियूशी को बिना किसी देरी के, और मे बी एक फीमेल है। और बिना जगह और चीज़ों को जाने वो निकल जाती है अपने मालिक को ढूंढने। इसके सर में कोई जीपीएस लगाया क्या? पर जहाँ साथ देता है उसका हमारा मेंटलिस्ट और उसको लेके जाता है आगे तक, पर आगे आगे वही चल रही होती है और गैन की हालत ख़राब हो चुकी होती है, मतलब रात भर वो चल रही होती है। जहाँ उसका नाम काफ़ी तक फ्रेंच नाम से रिलेटेड है, लेकिन क्या वो जापानीज जानती है? तो जापानीज जानती है। तो उसका रियल नेम फ्रांसिस नहीं कुछ और होगा जो जापानीज साउंड करता होगा, लेकिन उसको उसका रियल नेम नहीं पता, कभी मतलब नहीं था इसको उस चीज़ से, और ना ही उसको उसका जेंडर पता है। पर वो एक चीज़ जानता है कि फ्रांसिस वर्ल्ड का नंबर 1 और मोस्ट डिमांडिंग बटलर था। और इतना बताते बताते वो वहाँ पहुँच भी जाती है और अपना अगला काम करना शुरू करती है, जो होता है इनके लिए ब्रेड बनाना, बिना बताए और बिना सुने। तो यहाँ तक पहुँचने में लगे 2 दिन पद यात्रा के साथ, जहाँ गैन की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। तो आगे वो देखते हैं इनके बनाए हुए ब्रेड को और उसे काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होती है, पर ओवरऑल अपने काम की तरफ बढ़ती है और पूछते हैं किस तरह के ब्रेड आपको चाहिए और क्या सोच रहे हो ब्रेड बनाने के बारे में। जहाँ सेको कहता है कि हमेशा यात्रा पर निकलना पड़ सकता है, जिसका मतलब हमें लॉन्ग लास्टिंग ब्रेड चाहिए होगे जो लगभग 10 महीने तक तो चले कम से कम। तो जिसको ध्यान में रखते हुए बनाएगी स्टोलन द गोट गिफ्ट, गोट मतलब बकरी वाली गोट गिफ्ट्स, जिसके लिए न पकड़नी बकरी ताकि उसके दूध निकाल के लोग बना सके ब्रेड। तो जिस काम में एक्सपर्ट होते कोहाको और पकड़ लाते एक बकरी जिसका दूध निकालती है, वो साथ में उसको वो हिला हिला के मक्खन बना देते काफ़ी आसानी से, और साथ में से भरे जाएंगे ड्राई फ्रूट जो कि प्रिजर्व हुए होंगे अल्कोहल के अंदर। तो उसे ड्राई फ्रूट बनाया जाता है ताकि उसके अंदर से नमी खत्म हो जाए और बैक्टीरिया उसके ऊपर ना लगे और इस तरह से उसकी लाइफ लंबी हो जाए। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट प्रिजर्व करके और सब कुछ मिलाकर शुरू करते तैयार करना लोई, अंग्रेजी में बोले तो डो, जैसा वो रियूशी और सेको को सिखाती भी है। और फिर बाद में इम्प्रेस होती है इस ओवन को देख के जिसमें लोग बनाने वाले हैं, बेक करने वाले हैं इस ब्रेड को, तो जिसमें 9 मिनट लगेगा और इसे हीट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे सेको आता है और पानी डालता है इस ओवन के अंदर, जिससे भाप बनती है और काफ़ी तेज़ी से हीट और ज़्यादा जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे बटलर भी समझ पाते हैं कि इंसानियत की बेहतरी के लिए सेको जैसा बंदा ने चाहिए ही चाहिए होगा। तो आगे तैयार होकर बाहर निकलती हो ब्रेड, जिसको खाते सबकी आंखों से आंसू और मुंह से लार और दिल से खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो फाइनली इस तरह से लोग एक्वायर कर चुके हैं ब्रेड को, और एक अच्छे शेफ की अहमियत भी ये लोग जान पाए होंगे। तो आगे फ्रांसिस बताती है ब्रेड बनाने की बेसिक्स। पहले आपको चाहिए आटा, उसमें पानी, और फिर इसको गूंथना पड़ेगा आपको, जहाँ पे 30 डिग्री के टेम्परेचर पर छोड़ना पड़ेगा इसको, जहाँ पर नॉर्मली एक आम तापमान के दिनों पे ये काफ़ी ठीक है, जहाँ पे अपने आप ये ईस्टिफिकेशन हो जाएगी इसके अंदर जंगली ईस्टों के साथ, और ये अच्छा खासा फ्लफी आपका बन जाएगा डो। जहाँ पर डो में पानी की मात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर उतना ही पानी दे जितना आपने आटा लिया है, वरना आपका डो ख़राब भी हो सकता है और ब्रेड भी ख़राब हो सकती है। इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार और साथ में इसको फिर कर दें बेक, और आपका बेकरी वाला धंधा शुरू हो सकता है इसके बाद। तो इस शानदार ब्रेड के लिए शुक्रिया अदा किसका कहना चाहिए? फ्रांसिस का। हाँ ठीक है, लेकिन उसके अलावा इसने रिवाइवल फ्लूइड दिया था उनको, तो इसका भी कोई फ़र्ज़ बनता है इनके लिए, तो इसके लिए कुछ तैयार करना है सेकू को। तो जिसके लिए लोग इनवाइट करते हैं अपने क्राफ्टमैन को, जो काफ़ी एक्सपीरियंस इन सारे कामों में, जो गाड़ी बना कर लेके आए अपने साथ, जो गाड़ी शायद सुकासा के जंग में डैमेज हो चुकी थी या फिर पता नहीं कुछ सीन था उसका। तो ओवरऑल सुनते इस आइडिया को, जिसको सुन के उनके ऑर्गेज़म नहीं रुकते और उनके कपड़े फट जाते हैं अपने आप ही। पर ओवरऑल हम आगे बढ़ते हैं इस इन्वेंशन की ओर। तो आगे हम कुछ और कंपोनेंट बनाते हैं उस चीज़ के जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर और बदबूदार अमोनिया को, जिसमें मिलाते हैं कांच के टुकड़े को और साथ में थोड़ा सा ग्लूकोज, जिससे उस कांच की एक तरफ एक परत बन जाती है, जिससे कांच अब शीशे में बदल चुका होता है।
तो शीशा कवर्ड हो चुका, जिसके आगे वाले हिस्से को पोंछ कर पीछे में लगाना है कुछ कागज, गोंद, कार्बन या फिर कुछ भी जिससे इस पे लगी सिल्वर कोटिंग हटेगी नहीं। तो ये शीशा सिर्फ शीशा नहीं, एक फिल्म की तरह काम आएगा, जिसके बाद उसको नलाएंगे हम सल्फर के भाप से, जिससे तैयार है फिल्म। और ये बन चुका है दुनिया का सबसे पहला कैमरा जो कि इंसान ने बनाया था। और यही डिमांड थी मिनामी की, क्योंकि अपने बचपन में सबसे पहले उसको मिला था कैमरा, जिससे उसका पैशन इवॉल्व हुआ इस चीज़ के अराउंड और उसने जर्नलिज्म ज्वाइन किया और इस तरह से बनी हुई एक रिपोर्टर वगैरह। पर जहाँ हज़ारों साल पहले एक घटना के वजह से उसने अपने कैमरे को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। पर अभी दोबारा उसको मिला ये कैमरा, वो कभी नहीं भूलेगी और उसका इस्तेमाल वो ज़रूर करेगी, ये दिखाते हुए कि कैसे इंसान दोबारा अपने आप को संभाल रहा है, वो भी एकदम खाक से। पर सिर्फ एक कैमरा ही नहीं जो उसके पास है, सेको ने बहुत सारे और कैमरास बनाए इसी काम के लिए, ताकि वो आसमान से जगह की झलक लेके एक अच्छा सा मैप बना सके, ताकि पता कर सके कि कहाँ पे हो सकता है ऑयल का वो खजाना। अब क्योंकि सिर्फ उसने उसके लिए नहीं बनाया, तो उसको खुश करने के लिए इनको शायद उसकी पहली फ़ोटो मिनामी के हाथ से लेनी चाहिए, जिसके लिए सेको पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत तरह के कपड़े, ताकि वो अच्छा लगे, क्योंकि पहली फ़ोटो उसी के लिए जानी चाहिए, क्योंकि उसने इंसानियत को बिल्ड करने के लिए इनिशिएटिव खुद से लिया था, जिसकी वजह से वो लोग इतना आगे तक बढ़ पाए हैं। तो उसके लिए अलग तरह के कपड़े आते हैं, पर उस सब के बावजूद वो लास्ट में डिसाइड करता है वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट की तरह पोज देने का। तो आगे सेको निकल जाता है बलून के साथ आसमान से फ़ोटो लेने के लिए इस जगह की, जहाँ क्रोम करता प्रोसेस इस फ़ोटो को, जिसके लिए पहले उसको मरकरी में पकाओ, फिर कुछ फिक्सिंग सोल्यूशन जो बनाओ सल्फर से, और फिर तैयार होगी आपकी फ़ोटो, जहाँ हम देखते हैं सेको की फ़ोटो जिसने पोज दिया बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह। तो उस तरह से इन लोगों ने एक्वायर कर लिया है फोटोग्राफी, और जिसके इस्तेमाल से लोग बहुत सारी जगहों की फ़ोटो लेते हैं और समझ पाते हैं कि कहाँ पे ऑयल नहीं हो सकता। तो बाद में बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्व करना अपने आप में काफ़ी बड़ा सा दर्द होता है। पर उन फोटोज़ का और भी फ़ायदा होता है, जहाँ ये जान पाते हैं कि कहाँ इन्हें खाने की चीज़ें मिलेंगी, और मशरूम पिक करने के लिए भी लोकेशन पता चलती है इन फोटोग्राफ से। और खाने की काफ़ी सारी और वैरायटी इन्हें मिलती रहती है, जैसे कि ट्रोफल नाम की कोई चीज़ होती है जो शायद काफ़ी रेयर होती है, जो इन्हें मिल चुका होता है कि कहाँ पर अवेलेबल है साइलेंट पर। तो वैसे इन्हें बोर मीट भी चाहिए, जिसके वजह से ये लोग जगह पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हो सकती है वो जगह, जिसके लिए इन्हें मिलता है एक्सपर्ट इस जगह का, जो होता है ये बच्चा जो हम जानते हैं फर्स्ट सीज़न के साथ ही, और वो पहुँचते हैं वहाँ सुअर का शिकार करने, जिसके लिए लोग जाल बिछाते हैं कोहाको के होते हुए, क्योंकि कोहाको सारे सुअर अकेले पकड़ के ले आती है। तो अब इन्हें ढूंढना है वो अगला इंग्रेडिएंट जो काफ़ी महंगा होता है, जिसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता था फ्यूचर में, जिसके लिए कोहाको अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है और उसे देखता है एक फ़ोटो के अंदर काला सा धब्बा, जो हो सकता है कीचड़ सा भरा हुआ कुछ तेल का कुआं, जिसकी खोज इन लोगों को थी। तो सब लोग उस तेल के ठिकाने को खोज रहे होते हैं, और साथ ही लोग खोज रहे होते हैं ट्रफल को, जिसको कि ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, लेकिन जिसको खोजना इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला, क्योंकि सुअरों को उसकी स्पेलिंग पता होती है, जिसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं सुअर का उसकी लोकेशन पता करने के लिए। और सुअरों के लिए आसान इसलिए होता है क्योंकि ट्रफल की स्मेल काफ़ी हद तक उनके लव हार्मोन जैसी होती है, जिस वजह से वो ज़मीन के अंदर धसे हुए ट्रफल को भी खोद के बाहर निकाल लेते हैं। तो वैसे इस सुअर को मिल जाता है एक ट्रफल, जिसको ये खोद के खा जाता है खुद ही, जिस वजह से सुअर का इस्तेमाल छोड़ के लोग इस्तेमाल करते हैं इसके इस कुत्ते का, जो कि सूंघ के सेम स्मेल को ढूंढ लेता है ट्रफल। तो वैसे अब भी लोग तेल के उस ठिकाने को ढूंढ रहे हैं जिसका पता नहीं चल पा रहा, जिस वजह से सोचता है कुछ ना कुछ सेको, और से उसे बहुत सारी बातों में से एक बात याद आती है कि ये ट्रफल ढूंढ सकते हैं सुअर, जिससे उसे पता चलता है कि पहले जिन लोगों ने इस तेल के फील्ड को ढूंढा था उन लोगों ने सुअर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सुअर के ऊपर सारी थी कुछ स्मेल, जिसको उन्होंने छोड़ दिया खुला, और वो सुअर हौंकता हौंकता जहाँ गया वो जगह निकली तेल का कुआं, मतलब तेल वाली जगह जहाँ पे तेल थी, क्योंकि सुअर को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, जिस वजह से शायद वो वहाँ जाते होंगे। अब आगे फ्रांसिस तैयार कर रही एक डिश के लिए सुअर का मीट, जिसके लिए वो उसे मारने जा रही थी, पर जिसके वजह से उसको स्मेल फील होती है, और शायद ही हो सकता है वही सुअर जो कि तेल के फील्ड में से होकर आया हो, जिसको देखकर सब भागते भागते पहुंचते उस जगह पे जहाँ पर वो सुअर पड़ा होता है कटने के लिए, और फ्रेंड्स इसको रोकते हैं, जिस तरह से सुअर बच जाता है और इन्हें मिलता है वो सुअर जिंदा। तो इस सुअर को भी मिलती है आज़ादी, और वो भी वाँकता जाता है उस जगह, और उस तरह से नहीं मिलता है वो फील्ड जहाँ पे कि तेल का खजाना था, जिसको क्रॉस चेक करने के लिए सिंह कुछ सैंपल लेता है इसके कीचड़ का, और उसको लगाता है आग, जिससे वो जलने लगता है, जिसका मतलब इन्हें मिल चुका है तेल का फील्ड, या फिर यूं कहे कि सागरा ऑयल फील्ड। बस अब सवाल ये है कि इसको रिफाइन कैसे करेंगे, या फिर इसका इस्तेमाल शायद अभी के लिए ऐसे ही करने वाले हैं ये, तो जिसके बदले सुअर को मिल चुका उसका जीवन दान, और उसको ये लोग नहीं खाने वाले। और साथ ही इन लोगों ने कोई रिफाइनरी बना लिया इस तेल को साफ करने के लिए। तो आगे सेगो जाता है इस तेल को टेस्ट करने के लिए एक नाव बनाकर उस पर। तो आगे ने डाउट होता है कि क्या ये तेल काम करेगा, लेकिन तब यहाँ ताइजू आता है जो स्मेल करता है कुछ लव पोशन का। और क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आज से 3700 साल पहले ताइजू को लव पोशन बोल के गैसोलीन बना दिया था सेको ने। तो हाँ, वो मजाक इसने किया था उसके साथ लव पोशन वाला, और अगर ताइजू को वो स्मेल याद है तो डेफिनेटली ये गैसोलीन ही है, जो उस समय सेगो ने बनाई थी प्लास्टिक की बोतल को पिघलाकर किसी तरह से। तो आगे वो नाव चल चुकी होती है, इसमें सब बैठने के लिए तैयार होते हैं, और एक तेज तरार पानी की सवारी तैयार होती है इनके लिए, और उसी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं आगे समुद्र में काफ़ी तेज़ी से।
पर सवाल ये है कि ये लोग नेविगेट कैसे करेंगे, जिसके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहा होता है हमारा नाविक मतलब कैप्टन, जिससे नहीं पता कि हर 1000 साल में थोड़े से कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं हमारे अर्थ के, तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी खराब है। तो क्या कोई अल्टरनेट है सिगो के पास इसका जो ज़्यादा एक्यूरेट हो? जी हाँ, वो है जीपीएस, जिसे सुन के बाकी दो लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सच में इस समय वो बना पाना एकदम मुश्किल और नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए इन्हें चाहिए होगा रॉकेट फ्यूल और इन्हें एक सैटेलाइट आसमान में छोड़ना पड़ेगा, जो अपने आप में इम्पॉसिबल अभी के लिए। तो ये जीपीएस उस समय के जीपीएस की तरह नहीं है, जिसके लिए इसने बनाया एक बड़ा सा टावर, जिस पे लगाया उस पर एक बड़ा सा एंटीना और पानी के भाप से बनाई बहुत सारी बिजली, और इस तरह से ये एंटीना चालू हुआ और इनका रेडियो ब्रॉडकास्ट की रेंज काफी ज्यादा बढ़ गई। तो जहाँ उसी के हिसाब से लोग अपने एंटीना को मोड़ मोड़ के पता कर पाएंगे कि ये लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ इस एंटीना से इनकी कॉल कनेक्ट होती है और ये लोग बात कर पाते हैं समुद्र के अंदर होकर जमीन पर, और काफी दूरी के बावजूद भी। जिस चीज को गिनरो एक्सेजरेट करने के लिए कहता है रूरी को, जैसे कि पहले बार कॉल करते हुए किया था क्रोम ने, जहाँ वो काफी एक्साइटेड था इस चीज को लेकर। तो ओवरऑल उस चीज़ को थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनकी कॉल कट जाती है, जहाँ पे इन्हें रेडियो नॉइस सुनाई देती है। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी बार बार सेम नॉइस क्रिएट कर रही होती है, जो एक मोरस कोड के रूप में क्रिएट होता है, पर जिससे इन्हें पता तक नहीं चलता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। और ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, जो बार बार शेयर कर रहा है एक ही मैसेज, WHY वाई। तो कौन है ये जो बार बार वाई 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 पूछा जा रहा है इनसे, जो कि इनके सिग्नल को इंटरप्ट करके इनसे बातें कर रहा है, जिससे सिंह को पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने इंसानों को पत्थर बना दिया, और बोलता है हम आखिरकार मिल ही गए, हाँ वो भी 3700 सालों के इंतजार के बाद, अब मजा आएगा। तो जिसके साथ एपिसोड एंड होता है और हम जानेंगे आगे कि कौन है ये और क्या है ये और क्यों किया इसने ये सारा काम, और आखिरी सिग्नल कैसे भेज पा रहे हैं इन लोगों को, या फिर ये कोई फंसा हुआ इंसान तो नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में अगले एपिसोड अगले पार्ट में। वैसे अब आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? अगर अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।